नमस्कार। आज के इस विस्तृत लेक्चर में हम 1935 के बाद के भारत को समझने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय उपनिवेशवादी इतिहास में एक ऐसा दस्तावेज है जिसने आने वाले वर्षों की पूरी दिशा तय की। ये केवल एक कानून नहीं था, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता तक पहुंचा दिया। 1935 तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटिश शासन की स्थिति कई स्तरों पर कमजोर हो रही थी। एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था, दूसरी ओर विश्व राजनीति बदल रही थी और इसके साथ ही आर्थिक दबाव भी बढ़ रहे थे। इन परिस्थितियों में ब्रिटेन के सामने प्रश्न था कि भारत पर शासन को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए। पूर्ण दमन अब संभव नहीं था और पूर्ण स्वतंत्रता देने में वे तैयार नहीं थे। इसी दुविधा से पैदा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम में सबसे पहले प्रशासनिक ढांचे को दो स्तरों में बांटने का प्रयास किया गया, केंद्र और प्रांत। केंद्र में एक संघीय संरचना प्रस्तावित की गई, जिसमें रियासतों को भी शामिल करने की योजना थी। परंतु ये संघीय ढांचा कभी लागू नहीं हो पाया, क्योंकि रियासतें इसमें जुड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। इसलिए व्यावहारिक रूप से जो लागू हुआ वह था प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ ये था कि प्रांतों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार दिए जाएंगे। शिक्षा, कृषि, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, उद्योग जैसे विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए। हाँ, इन मंत्रियों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नर की निगरानी बनी रही और सेना, विदेश नीति, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण कार्य अब भी अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। लेकिन फिर भी पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों का वास्तविक अनुभव मिला। ये परिवर्तन भारतीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह वो समय था जब भारत के नेता केवल विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि शासन चला भी रहे थे। इससे एक तरफ जनता को यह विश्वास मिला कि भारतीय नेतृत्व सक्षम है और दूसरी ओर नेताओं को यह समझ आया कि शासन चलाने का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। 1935 का अधिनियम राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ा अवसर बनकर आया। कांग्रेस ने इस अधिनियम को अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण बताते हुए आलोचना की थी, परंतु फिर भी उसने यह निर्णय लिया कि चुनावों में भाग लेना चाहिए। यह निर्णय रणनीतिक था, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि यदि वो इस व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगी तो ब्रिटिश प्रशासन अपनी नीतियों को बिना किसी चुनौती के लागू करेगा। इसीलिए 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया। 1937 के चुनाव इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय घटना बने। चित्र साफ था, कांग्रेस को जनता का स्पष्ट समर्थन मिला। उसने अधिकांश प्रांतों में सरकारें बनाने में सफलता पाई। बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से, ये सभी जगहें कांग्रेस शासन के अधीन आ गईं। इस सफलता ने कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को दृढ़ कर दिया। लेकिन इस सफलता के साथ ही एक दूसरी राजनीतिक धारा भी विकसित हुई। मुस्लिम लीग इस चुनाव में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी। उसे लगा कि कांग्रेस जनमत में और अधिक मजबूत होने लगी है, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय राजनीतिक रूप से पीछे छूट जाए। ये भावना आने वाले समय में काफी निर्णायक साबित हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये दूरी गंभीर राजनीतिक टकराव में बदल गई। 1935 के अधिनियम ने भारत में प्रशासन, राजनीति और समाज तीनों स्तरों पर परिवर्तन उत्पन्न किया। प्रांतीय सरकारों ने शिक्षा, भूमि सुधार, उद्योगों के विकास और सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाने की कोशिश की। इससे जनता के बीच शासन को लेकर एक नया विश्वास पैदा हुआ। उन्हें लगा कि भारतीयों द्वारा चलाया गया प्रशासन अधिक संवेदनशील और जनकेंद्रित है, जबकि ब्रिटिश शासन कठोर और औपनिवेशिक मानसिकता वाला रहा है। इस प्रकार 1935 का अधिनियम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक संक्रमणकाल बना। इस अधिनियम ने न केवल प्रशासनिक ढांचा बदला, बल्कि भारतीय जनता के भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाया। अब राष्ट्र को यह एहसास हो चुका था कि वह केवल विरोध करने में ही सक्षम नहीं, बल्कि शासन चलाने में भी सक्षम है। इसी विचार, इसी आत्मविश्वास और इसी समय ने 1935 से 1942 तक भारत की राजनीति का पूरा चरित्र निर्धारित किया। आगे चलकर यह वही दशक साबित हुआ जिसने भारत को आजादी की ओर निर्णायक रूप से बढ़ाया। इस लेक्चर के दूसरे भाग में हम उन दो महत्वपूर्ण वर्षों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने भारत की राजनीति को एक नए रूप में ढाला। 1937 से 1939 तक का समय। यह अवधि प्रांतीय स्वायत्तता के प्रयोग, कांग्रेस के शासन और मुस्लिम लीग के राजनीतिक पुनर्संगठन की निर्णायक कहानी है। 1937 के चुनावों के परिणाम घोषित होते ही पूरे भारत में राजनीतिक चेतना ने एक नई गति पकड़ ली।
ये पहला अवसर था जब भारतीय जनता ने महसूस किया कि वो सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है। मतदान से लेकर चुनाव परिणाम तक पूरा वातावरण राजनीतिक ऊर्जा से भरा हुआ था। और जब कांग्रेस को बड़ी जीत मिली तो ये स्पष्ट था कि जनता भारतीय नेतृत्व से उम्मीदें रखती है। कांग्रेस ने प्रांतों में मंत्रिमंडल गठन के बाद प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अनेक कदम उठाए। सबसे पहले शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। कई प्रांतों में शिक्षा शुल्क कम किए गए, प्राथमिक विद्यालय खोले गए और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सहायता योजनाएं शुरू की गईं। ये परिवर्तन तत्काल दिखाई देने लगा, क्योंकि यह वो समय था जब शिक्षा एक विशेषाधिकार हुआ करती थी। इसके बाद कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। कर्ज माफी, लगान में राहत और किसानों को संरक्षण देने वाले कई कदम उठाए गए। उस समय भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर था और इन सुधारों से उनके जीवन में एक ठोस सुधार की शुरुआत हुई। इसी प्रकार उद्योग और श्रमिकों से संबंधित नीतियों में भी परिवर्तन किया गया। न्यूनतम वेतन, श्रमिकों के अधिकार और काम के घंटों पर चर्चा शुरू हुई। ये बदलाव औद्योगिक प्रांतों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन सुधारों ने जनता में यह विश्वास पैदा किया कि भारतीय नेतृत्व की प्राथमिकता जनता का हित है, न कि ब्रिटिश सत्ता की सुविधा। यहाँ एक बात समझना महत्वपूर्ण है, कांग्रेस इन सुधारों को लागू तो कर रही थी, लेकिन उसके सामने सीमाएं भी थीं। ब्रिटिश गवर्नर के पास अब भी विशेषाधिकार थे। वो किसी भी कानून को रोक सकता था, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता था या निर्णयों को रद्द कर सकता था। इसलिए कांग्रेस का शासन आंशिक स्वतंत्रता और आंशिक नियंत्रण का मिश्रण था। यह असली सत्ता नहीं थी, बल्कि सत्ता की तैयारी थी। इसी समय मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर चुनावी स्थिति का विश्लेषण किया। लीग को यह स्पष्ट हुआ कि वो मुस्लिम समुदाय की प्रतिनिधि पार्टी के रूप में जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हुई है। जिन्ना ने राजनीतिक रणनीति बदली और लीग की कार्यपद्धति को आधुनिक रूप देना शुरू किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया, मुसलमानों के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की और एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने पर जोर दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के दौरान कुछ मुस्लिम संगठनों को लगा कि कांग्रेस ने मुस्लिम हितों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी अपेक्षा थी। यही भावना धीरे धीरे मुस्लिम लीग के लिए राजनीतिक अवसर बन गई। लीग ने ये तर्क प्रस्तुत करना शुरू किया कि कांग्रेस हिंदू बहुसंख्यक की पार्टी है और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। यही तर्क आगे चलकर एक बड़े आंदोलन की तरफ ले गया। 1937 से 1939 के बीच का ये समय केवल प्रशासनिक सुधारों का दौर नहीं था। यह वो समय था जब भारत की दो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अपने अपने मार्ग चुन रही थी। कांग्रेस जनाधार मजबूत कर रही थी, जबकि लीग अपनी रणनीति को तेज कर रही थी। इन दोनों धाराओं की यह बढ़ती दूरी आगे चलकर राजनीतिक संघर्ष का आधार बनी। ये भी ध्यान रखने योग्य है कि ब्रिटिश सरकार इस बदलते राजनीतिक वातावरण को बहुत ध्यान से देख रही थी। वे जानते थे कि भारतीय राजनीति अब परिपक्व हो रही है और आने वाले समय में भारत को केवल रोके रखना संभव नहीं होगा। लेकिन ब्रिटिश रणनीति यह थी कि भारतीय राजनीतिक वर्ग को दो हिस्सों में बांटा जाए और 1937 की स्थिति ने उन्हें इसका आधार भी दे दिया। 1937 से 1939 का समय एक राजनीतिक प्रयोग की तरह था। भारतीय नेतृत्व शासन चलाना सीख रहा था, जनता राजनीतिक चेतना से भर रही थी और अंग्रेज नई रणनीतियां बना रहे थे। इसी समय से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होने लगी और यह स्पष्टता आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म देने वाली थी। इस लेक्चर के तीसरे भाग में हम उस कालखंड को समझेंगे जब भारत की राजनीति एक नए, अत्यंत निर्णायक मोड़ पर पहुंची। 1939 से 1940 के बीच की घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर हुई कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा, कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति और मुस्लिम लीग की बढ़ती ताकत तीनों को गहराई से प्रभावित किया। 1939 का वर्ष विश्व स्तर पर एक बड़ी उथल-पुथल का संकेत लेकर आया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। यूरोप की महाशक्तियां इस संघर्ष में उलझने लगीं और ब्रिटेन भी पूर्ण रूप से युद्ध में शामिल हो गया। ब्रिटेन के लिए ये युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि उसके पूरे साम्राज्य के भविष्य का प्रश्न था। इसलिए उसने अपने उपनिवेशों को भी इस युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया। भारत भी ब्रिटिश शासन के अधीन था और इसलिए ब्रिटेन की ओर से भारत को भी युद्ध का हिस्सा घोषित कर दिया गया।
यहाँ ये समझना आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय भारत की जनता या उनके नेताओं की सहमति के बिना लिया था। यही घटना राजनीतिक तनाव का आरंभ बनी। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के इस एकतरफा निर्णय का विरोध किया। उनका तर्क स्पष्ट था, जब तक भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक उसे किसी विदेशी युद्ध का हिस्सा बनाना उचित नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि अगर भारत को युद्ध में शामिल करना है, तो सबसे पहले उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह तय कर सके कि उसे युद्ध में भाग लेना है या नहीं। ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। परिणामस्वरूप कांग्रेस के कार्यकारी निकाय ने सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों को निर्देश दिया कि वे विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दें। 1939 में कांग्रेस शासित सभी प्रांतों के मंत्रिमंडलों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव था। कांग्रेस के इन इस्तीफों ने भारत की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। प्रांतों में पुनः गवर्नरों का प्रत्यक्ष शासन लागू हो गया। इससे जनता को यह एहसास हुआ कि भारतीय शासन की सीमाएं कितनी कठोर थीं और यह कि वास्तविक सत्ता अब भी ब्रिटिश गवर्नरों के ही पास थी। ये घटना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हुई, क्योंकि इससे जनता के बीच ये संदेश गया कि कांग्रेस ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने में दृढ़ है। लेकिन इस घटना का एक और बड़ा राजनीतिक प्रभाव हुआ, और वह था मुस्लिम लीग की स्थिति में अचानक आया परिवर्तन। जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सत्ता छोड़ी, तो लीग ने इस परिस्थिति को अपने राजनीतिक विस्तार के लिए अवसर के रूप में देखा। जिन्ना ने इस मौके को डे ऑफ डिलीवरेंस अर्थात मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये घोषणा प्रतीकात्मक थी और इसका उद्देश्य ये दिखाना था कि कांग्रेस का शासन मुस्लिम समुदाय के लिए उपयुक्त नहीं था और उसका हटना मुस्लिम हितों के लिए राहत की बात है। इस घोषणा ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस और लीग के बीच दूरी और बढ़ा दी। कांग्रेस ने लीग के इस रवैये को विभाजनकारी राजनीति बताया। वहीं लीग ने इस घटना का उपयोग ये साबित करने के लिए किया कि मुस्लिम समुदाय को अपने हितों की रक्षा हेतु एक स्वतंत्र राजनीतिक संरचना की आवश्यकता है। 1939 और 1940 का ये काल संक्रमण और बढ़ते राजनीतिक तनाव का समय था। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकारों की मांग और अधिक दृढ़ता से कर रही थी। दूसरी ओर लीग अपने राजनीतिक विस्तार और मुस्लिम समुदाय में अपनी पहचान को मजबूत कर रही थी। 1940 का वर्ष इस तनाव का चरम बिंदु बनकर आया, जब मुस्लिम लीग ने एक नई राजनीतिक मांग प्रस्तुत की, एक ऐसी मांग जिसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यही वो वर्ष था जब मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन और स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा को आधिकारिक रूप से रखा, जिसे हम लाहौर प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव तक पहुंचने से पहले हमें 1939-1940 के इन महीनों की गहराई को समझना आवश्यक है। यह वो समय था जब भारत की राजनीति दो समानांतर दिशाओं में आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस स्वतंत्रता की मांग के साथ ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा रही थी। वहीं लीग एक ऐसे राजनीतिक भविष्य की कल्पना कर रही थी जहां मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्रीय पहचान हो। इन दोनों ने मिलकर भारत के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा संघर्ष तैयार किया जिसने अगले वर्षों में व्यापक प्रभाव डाला। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 1935 के बाद के भारत की उस दुनिया में जहां राजनीतिक वातावरण तेजी से बदल रहा था। 1935 का अधिनियम लागू होने के बाद ऐसा नहीं था कि सारी समस्याएं हल हो गईं, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो एक नया संघर्ष शुरू हुआ था। संघर्ष शासन का भी था, संविधान का भी था और भारत की आत्मा का भी। आप याद रखिए, 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा संविधान था, परंतु वो भारत की आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था। और इसलिए जैसे ही 1935 का ढांचा लागू हुआ, उसके साथ कई बड़ी चुनौतियां भी सामने आईं। इसी सेक्शन में हम उन्हीं चुनौतियों को गहराई से समझेंगे। 4.1 पहली चुनौती, प्रांतीय स्वायत्तता का अधूरा प्रयोग। कागज पर तो प्रांतीय स्वायत्तता मिल चुकी थी, मंत्रियों को अधिकार दिए गए थे, प्रांतों का संचालन भारतीय हाथों में आ गया था, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। गवर्नर अब भी एक ऐसी शक्ति था जो संविधान से ऊपर दिखाई देता था। उसने अपने पास इतनी शक्तियां सुरक्षित रखी कि भारतीय मंत्रियों के पास कई बार निर्णय लेने की भी पूरी आजादी नहीं बचती थी। मसलन, रक्षा उसके हाथ में, पुलिस पर उसका नियंत्रण आपातकाल लगा सकता था, किसी भी निर्णय को रोक सकता था। इसलिए प्रांतीय स्वायत्तता एक नकली अधिकार की तरह लगती थी, ऊपर से चमकदार, अंदर से खोखली। 4.2 दूसरी चुनौती, केंद्र में जिम्मेदार सरकार का अभाव। सबसे बड़ा विरोध यही था, केंद्र में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी।
भारत की जनता प्रांतीय स्तर पर तो चुन सकती थी, लेकिन देश स्तर पर नहीं। भारत की राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय नीतियां, राष्ट्रीय वित्त, सब कुछ ब्रिटेन के नियंत्रण में था। इससे भारतीय नेताओं में गहरा असंतोष था, क्योंकि देश की बड़ी समस्याएं केंद्र संचालित थीं, पर नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में था। 4.3 तीसरी चुनौती, अलगाव की राजनीति और सांप्रदायिक तनाव। 1935 के बाद देश में सबसे बड़ी उभरती चुनौती थी सांप्रदायिक राजनीति का बढ़ना। अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था पहले ही 1909 और 1919 के अधिनियमों में शुरू कर दी गई थी। 1935 के बाद उसका असर और गहरा हुआ। हर समुदाय अपनी अपनी पहचान लेकर चलने लगा था। कांग्रेस राष्ट्रीय एकता की बात करती थी, लेकिन लीग अब यह मान चुकी थी कि हमारा भविष्य अलग है, हमारी राजनीति अलग है, हमारे अधिकार भी अलग होने चाहिए। दोनों के बीच संवाद कठिन होने लगा। 4.4 चौथी चुनौती, आर्थिक संकट और औपनिवेशिक शोषण। 1935 का अधिनियम आया तो था, पर उसने आर्थिक हालातों को नहीं सुधारा। भारतीय उद्योग ब्रिटिश कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। प्रांतों को पैसे की भारी कमी थी। कई बार भारतीय मंत्रियों के पास योजनाएं थीं, परंतु उनके पास वित्तीय नियंत्रण नहीं था। नतीजा, प्रशासन चल तो रहा था, पर ठहराव के साथ। भारत का आर्थिक ढांचा अस्थिर हो रहा था और जनता पर इसका सीधा असर पड़े बिना नहीं रह सकता था। 4.5 पांचवी चुनौती, राष्ट्रीय आंदोलन का नया दौर। 1935 के बाद भारतीय नेताओं ने समझ लिया था कि इस अधिनियम से आजादी नहीं मिलेगी। यही वो समय था जब आंदोलन का चरित्र बदला। गांधी जी वापस सक्रिय होने लगे। कांग्रेस कार्य समिति 1942 तक संघर्ष के नए स्वरूप पर विचार करती रही। ब्रिटिश सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। कई जगहों पर ऐसा लगता था कि देश बजाय शांत होने के अब तेजी से परिवर्तन की तरफ दौड़ रहा है। लोग पूछने लगे, अगर प्रांतों में भारतीय मंत्री चल सकते हैं, तो पूरा देश भारतीय क्यों नहीं चला सकता? ये सवाल अब ब्रिटिश शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। 4.6 छठी चुनौती, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और ब्रिटेन का कमजोर होता साम्राज्य। 1935 के बाद विश्व राजनीति में बड़े भूचाल आने वाले थे। यूरोप में युद्ध के बादल छा चुके थे। ब्रिटेन की शक्ति बिखरने लगी थी। भारत के लिए यह एक अवसर भी था और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि ब्रिटेन कमजोर हुआ, चुनौती इसलिए कि अस्थिर दुनिया में भारत को स्थिर निर्णय चाहिए थे। ब्रिटिश सरकार भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं को समझने के बजाय अपनी वैश्विक संकटों में उलझी हुई थी, और भारत को दिख रहा था कि ये समय स्वतंत्रता का है, नहीं तो कभी नहीं। 4.7 सातवीं चुनौती, 1937 की मंत्रिमंडल तैयारियां और ब्रिटेन की दुविधा। प्रांतीय मंत्रालय बने, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, लेकिन ब्रिटिश सरकार अब भी सत्ता के असली केंद्र पर बैठी थी। एक तरफ कांग्रेस मंत्रियों का बढ़ता प्रभाव, दूसरी ओर ब्रिटिश अधिकारियों की कड़ी पकड़। ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था, और इसी तनाव ने आगे चलकर विसंगतियों, त्यागपत्रों, टकराव और अंततः बड़े आंदोलन का रास्ता बनाया। मित्रों, अब हम 1935 के बाद भारत की उस महत्वपूर्ण अवस्था पर पहुंचते हैं जहां प्रांतीय स्वायत्तता का पहला वास्तविक प्रयोग शुरू हुआ। ये भारतीय राजनीति के इतिहास की एक निर्णायक घड़ी थी, जब पहली बार भारतीय नेता प्रशासन चलाने के लिए आगे आए, जब पहली बार जनता की इच्छा सरकार में बदलने लगी, और जब पहली बार ब्रिटिश शासन को यह महसूस हुआ कि भारत अब सिर्फ एक उपनिवेश नहीं रहा, वह एक उभरता हुआ राष्ट्र है। 5.1 1937 के चुनाव, भारत के राजनीतिक इतिहास का मोड़। 1935 का अधिनियम लागू हुआ, और उसके बाद भारत में सबसे बड़ा कदम था 1937 के प्रांतीय चुनाव। भारत का राजनीतिक वातावरण, जो वर्षों से आंदोलनों, तोड़फोड़, सत्याग्रह, गोलमेज वार्ताओं और बहसों से भरा था, अब एक नए रूप लेने जा रहा था, लोकतांत्रिक शासन का वास्तविक अभ्यास। इन चुनावों में कुल 11 प्रांतों में सरकार बनाने की संभावना थी। कांग्रेस ने इस चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना, बल्कि इसे वो अवसर समझा जिससे दुनिया को ये बताया जा सके कि भारतीय जनता जब सत्ता संभालती है, तो उससे अधिक सक्षम और संवेदनशील कोई नहीं हो सकता। चुनाव का माहौल उत्साह, आशा और नए भारत के सपने से भरा हुआ था। 5.2 कांग्रेस की रणनीति, सत्ता नहीं, सेवा। केंद्र में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि यह चुनाव उनके लिए शासन प्राप्त करने का नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करने का एक अवसर है। याद रखिए, गांधी जी कई बार कह चुके थे कि सरकार में जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है जनता का भरोसा जीतना। फिर भी कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लिया,
और परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत पाया। ये जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं थी, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना की जीत थी। 5.3 मंत्रालयों का गठन। भारतीय शासन का पहला अनुभव अब वो क्षण आया जब भारतीय नेताओं ने पहली बार प्रशासन की कुर्सी संभाली। यूपी में गोविंद बल्लभ पंत, मद्रास में राजाजी, बिहार में श्रीकृष्ण सिंह, बॉम्बे में बीजी खेर, ओडिशा में विष्णुदास सीपी और बेरार में एन.बी. खरे। ये सभी सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक थे। और उनके सामने थी एक टूटी हुई, बिखरी हुई, औपनिवेशिक ढांचे वाली प्रशासनिक व्यवस्था, जिसे सुधारना आसान नहीं था। लेकिन उनके पास इच्छाशक्ति थी, और यही इच्छाशक्ति नया भारत बनाने की दिशा में पहला कदम बन गई। 5.4 मंत्रिमंडलों के सामने चुनौतियां। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में भारतीय मंत्रियों के पास पूरी ताकत थी? उत्तर है नहीं, क्योंकि गवर्नर के आरक्षित एवं विवेकाधीन अधिकार इतने प्रभावशाली थे कि कई बार मंत्रियों के निर्णयों को रोका जाता था, कई बार उनकी योजनाएं बिना चर्चा के खारिज कर दी जाती थी, और कई बार प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया अब भी ब्रिटिश शासन का ही प्रतिबिंब दिखता था। फिर भी भारतीय मंत्रालयों ने अपने सीमित अधिकारों का श्रेष्ठतम उपयोग किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारतीय नेतृत्व क्षमता किसी भी यूरोपीय देश से कम नहीं है। 5.5 मंत्रालयों के सुधार। जनता के जीवन में बदलाव की शुरुआत। अब हम उन महत्वपूर्ण सुधारों को देखते हैं जिन्होंने भारतीय जनता के दैनिक जीवन में पहली बार सरकारी बदलाव का वास्तविक अनुभव दिया। किसानों के कर्ज कम करने की नीतियां। कई प्रांतों में किसान कर्ज के बोझ से दबे थे। भारतीय मंत्रियों ने भूमि सुधार और कर्ज माफी की योजनाएं बनाई। शिक्षा का विस्तार। मद्रास, बॉम्बे, यूपी, हर जगह स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। कांग्रेस सरकारों ने श्रमिक कानूनों में सुधार किए, काम के घंटे कम किए और न्यूनतम मजदूरी पर चर्चा शुरू की। प्रेस की आज़ादी। पहली बार प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप को चुनौती दी गई। दलितों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा। कई प्रांतों में संरक्षण और कल्याण कार्यक्रम शुरू किए गए। इन कदमों से जनता को महसूस हुआ कि जब शासन भारतीय हाथों में होता है तो जनता का हित प्राथमिकता में होता है। 5.6 ब्रिटिश प्रशासन की बेचैनी। यह सारा परिवर्तन ब्रिटिश शासन के लिए आसान नहीं था। वे ये देख रहे थे कि भारतीय नेता लोकप्रिय है, उनकी नीतियां सफल हो रही है, और जनता धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन से दूर होती जा रही है। ब्रिटिश सरकार को ये डर सताने लगा कि अगर प्रांतीय मंत्रालय इतने सफल हो गए तो भारत में उनके लिए जगह कहां बचेगी। यही तनाव आगे चलकर ब्रिटिश अधिकारियों और कांग्रेस मंत्रालयों के बीच कई मतभेद पैदा करता है। 5.72 साल की यात्रा। उपलब्धियां और खामियां दोनों। 1937 से 1939 तक कांग्रेस मंत्रालयों ने अनेक कार्य किए। कुछ सफल हुए, कुछ विवादास्पद रहे, कुछ अधूरे रह गए। लेकिन इस पूरे दौर ने भारत को ये सिखाया कि भारतीय जनता खुद अपना शासन चला सकती है। यह आत्मविश्वास इतना शक्तिशाली था कि आने वाले स्वतंत्रता संग्राम का यह आधार बन गया। 5.8 1939 विश्वयुद्ध और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। अब हम पहुंचते हैं उस निर्णायक घटना पर जिसने पूरी भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटेन ने बिना भारत से पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, और जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 1939 में कांग्रेस के सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ये त्यागपत्र सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं था, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा संवैधानिक प्रतिरोध था। 1939 के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। कांग्रेस के सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र ने ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका दिया। अब भारत केवल एक औपनिवेशिक प्रशासन नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र बन गया था जिसमें जनता की आवाज और नेतृत्व का प्रभाव बढ़ चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहा। भारतीय नेताओं से कोई पूछताछ नहीं की गई और भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया। ये कदम भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक साबित हुआ। कांग्रेस नेताओं ने इसे सर्वोच्च अन्याय माना और स्पष्ट किया कि भारत की सहमति के बिना कोई युद्ध निर्णय स्वीकार्य नहीं है। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने ऑगस्ट ऑफर पेश किया, जिसमें भारत को कुछ संवैधानिक अधिकार देने का प्रस्ताव था। लेकिन ये प्रस्ताव भारतीय नेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त नहीं था। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
उनके अनुसार यह केवल दिखावटी ढांचा था, वास्तविक सत्ता और स्वतंत्रता की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं था। 1942 के करीब आते आते राजनीतिक स्थिति और तनावपूर्ण हो गया। भारतीय जनता अब प्रतीक्षा की स्थिति में नहीं थी। युवा नेतृत्व और छात्र संगठन सक्रिय हो उठे। देश भर में राजनीतिक ऊर्जा तेजी से फैल रही थी। कांग्रेस ने देखा कि केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यापक नागरिक आंदोलन की आवश्यकता है। इसी बीच क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ब्रिटिश सरकार ने इसे भारत को युद्ध में समर्थन देने के लिए समझौता प्रस्ताव के रूप में भेजा। मिशन का उद्देश्य भारत के नेताओं को एक तरह का संघीय और संवैधानिक अधिकार देना था, लेकिन कांग्रेस और अन्य प्रमुख नेताओं ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि यह भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं है। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति और गंभीर हो गई। जनता और नेताओं ने महसूस किया कि अब अगला कदम केवल निर्णायक आंदोलन हो सकता है। इसी स्थिति ने जन्म दिया क्विट इंडिया मूवमेंट का। गांधी जी ने अगस्त 1942 में कांग्रेस के सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कहा कि अब केवल प्रतिरोध पर्याप्त नहीं है। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए सक्रिय और समर्पित आंदोलन की आवश्यकता है। इस घोषणा ने देशभर में राजनीतिक ऊर्जा का तूफान खड़ा कर दिया। युवाओं, किसानों, मजदूरों और छात्रों ने मिलकर इस आंदोलन को समर्थन दिया। ब्रिटिश प्रशासन दबाव में था, लेकिन उसने सख्त उपाय किए। आंदोलन के दौरान कई नेता गिरफ्तार हुए और देश भर में विरोध के स्वर गूंजने लगे। 1935 का अधिनियम और उसके बाद की यह पूरी प्रक्रिया ये साबित करती है कि ब्रिटिश संविधान और प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से भारत ने शासन का अनुभव किया, लेकिन असली सत्ता की आवश्यकता और जनता की आकांक्षाएं केवल व्यापक स्वतंत्रता से पूरी हो सकती थीं। यही समझ आने के बाद ही भारत ने क्विट इंडिया और स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया। इस तरह 1939-1942 की अवधि ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। कांग्रेस ने शासन का अनुभव प्राप्त किया, मुस्लिम लीग ने अपने राजनीतिक विचारों को स्पष्ट किया और ब्रिटिश शासन ने महसूस किया कि भारतीय जनता अब केवल औपनिवेशिक नियंत्रण से संतुष्ट नहीं है। 1935 के अधिनियम से शुरू हुई यह संवैधानिक और राजनीतिक यात्रा 1942 तक एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। और यही वो समय था जब भारत स्वतंत्रता की ओर सबसे तेजी से बढ़ रहा था। 1935 से शुरू हुई संवैधानिक यात्रा अब 1942 में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। भारत में राजनीतिक चेतना इतनी तीव्र हो चुकी थी कि जनता केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। हर वर्ग, किसान, मजदूर, छात्र, महिला सशक्त होकर यह समझ चुका था कि भारत को स्वतंत्र होना ही होगा। 1939 के बाद कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, ऑगस्ट ऑफर का अस्वीकार और क्रिप्स मिशन की विफलता, इन सभी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन की घोषणा की। ये केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम तैयारी थी। सभी राजनीतिक दल, छात्र संगठन, महिलाएं, युवा सबने इस आंदोलन का समर्थन किया। ब्रिटिश प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए कड़ा रुख अपनाया। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। देश भर में विरोध की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन जनता की चेतना इतनी प्रबल थी कि ये दमन आंदोलन को रोक नहीं सका, बल्कि इससे देश में एकजुटता और राष्ट्रीय चेतना और मजबूत हुई। 1942 के इस दौर ने यह साबित कर दिया कि प्रांतीय स्वायत्तता और 1935 अधिनियम के अनुभव ने भारतीय नेताओं को सत्ता का अभ्यास कराया, लेकिन असली स्वतंत्रता और पूर्ण निर्णय क्षमता के लिए यह पर्याप्त नहीं था। यह अनुभव ही आगे चलकर क्विट इंडिया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार बना। इस प्रकार पार्ट 1 का निष्कर्ष ये है कि 1. 1935 का अधिनियम भारतीय राजनीति में संवैधानिक ढांचे और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत था। 2. कांग्रेस मंत्रिमंडलों के प्रयोग ने भारतीय नेतृत्व और जनता को सत्ता के वास्तविक अनुभव से अवगत कराया। 3. मुस्लिम लीग ने अपनी सांप्रदायिक और राजनीतिक पहचान को मजबूती दी। 4. द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीय राजनीति में तनाव और संघर्ष पैदा किया। 5. अंततः क्विट इंडिया आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण स्वतंत्रता और जनादेश के बिना भारत का सपना अधूरा रहेगा। पार्ट 1 में हमने 1935 से लेकर 1942 तक का संपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक विकास देखा। यह वो कालखंड है जिसने भारत को संवैधानिक अभ्यास से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम तैयारी तक पहुंचाया।
यही वो आधार है जिस पर पार्ट 2 की घटनाएं और स्वतंत्रता की अंतिम कहानी खड़ी होगी।